बहुत समय पहले की बात है। बिहार के समस्तीपुर जिले में गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव भिड़हा में एक गरीब लकड़हारा केशव अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी शादी सीता से हुई थी। सीता के पिता भी गरीब थे, जिस कारण वे उसे अधिक कुछ दे नहीं पाए थे। दिसंबर अब खत्म होने वाला था। ठंड का कहर पूरे गांव पर छा रहा था। लोग घरों से बहुत ही कम निकलते थे और धूप तो मानो निकलना ही बंद हो गई हो। बाप रे, इतनी ठंड लग रही है जैसे पूरा शरीर कांप रहा हो। पर क्या करें, घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। सीता घर के बर्तन धोते धोते सोच रही थी कि इस कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से बर्तन धोना किसी सजा से कम नहीं था। केशव लकड़ियां काटकर घर घर बेचता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा चलाता था। केशव के साथ उनकी बूढ़ी माँ रहती थी, जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, और उनका 7 साल का बेटा भी था। बेटा, आज की ठंड तो हड्डियों में घुस रही है। इतनी सर्दी मैंने कई सालों बाद देखी है। माँ, लगता है भगवान हम गरीबों की ओर परीक्षा ले रहे हैं। इतनी ठंड में तो लकड़ी काटने का भी मन नहीं करता। घर के बाहर बर्फीली हवा चल रही थी। चूल्हे की आंच भी ठंड के आगे कमजोर लग रही थी। जी, आज जंगल मत जाइए। इस ठंड में कुल्हाड़ी पकड़ना भी मुश्किल होगा। सीता, अगर मैं नहीं गया तो आज रोटी कैसे बनेगी? माँ की तबीयत भी खराब चल रही थी और उनकी दवाइयों का खर्च भी उठाना पड़ रहा था। मेहनत ही हमारी किस्मत है मेरे बच्चे। इतने में उनका छोटा बेटा मोहन बोल उठा। बाबूजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आप मेरे लिए एक स्वेटर ला दोगे ना? स्कूल में सारे बच्चे गरम स्वेटर पहन कर आते हैं। मुझे बहुत ठंड लगती है। बेटे की बात सुनकर केशव की आंखें भर आती हैं। बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए गर्म कपड़े लेकर आऊंगा। केशव उठकर अपनी कुल्हाड़ी पकड़ता है और लकड़ी काटने जाने लगता है। तभी उसकी माँ बोलती हैं, बेटा केशव, इतनी ठंड में आराम से काम करना और शाम होने से पहले आ जाना। बेटी सीता, केशव के लिए खाना बांध कर दे दो ताकि मेरे बेटे को भूख लगे तो वो खा सके। सीता जल्दी से रोटी और चटनी की पोटली बांधती है। ये रख लीजिए, जंगल में भूख लगे तो खा लेना। तुम सब मेरा हौसला हो। जा बेटा, भगवान तेरी रक्षा करे। फिर केशव अपनी कुल्हाड़ी लेकर कड़ाके की ठंड में धुंध को चीरता हुआ जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। बर्फीली हवा के बीच केशव जंगल पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे पूरा जंगल ठंड से जम गया हो। उसने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियां काटने लगा। दिन चढ़ता गया, सूरज की रोशनी कम होती गई, लेकिन केशव की मेहनत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर वार के साथ उसकी हथेलियां सुन्न हो रही थीं। उंगलियां ठीक से बंद भी नहीं हो पा रही थीं। हाय राम, लगता है उंगलियों में जान ही नहीं बची। शाम ढलते ढलते ठंड और भी भयानक हो गई। हवा सीधे हड्डियों में चुभने लगी। केशव ने लकड़ियों का भारी गट्ठर बांधा और लड़खड़ाते कदमों से घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो सीता बाहर ही खड़ी थी। आ गए आप? आज बहुत देर कर दी। केशव घर के अंदर आया। उसने चारों ओर देखा। माँ कहाँ है? मोहन और मांझी खाना खाकर सो गए हैं। बहुत ठंड लग रही थी उन्हें। ये सुनकर केशव कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें झुक गईं। बेचारे, इस ठंड में बच्चों और बूढ़ों का सबसे ज्यादा बुरा हाल होता है। ठंड से उसके हाथ पांव अकड़ चुके थे। सीता, जल्दी अलाव जला दो। मेरे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। जी, अभी जलाती हूँ। अलाव की आग जलते ही घर में थोड़ी राहत फैली। आज बहुत तेज भूख लगी है। दिन भर कुछ ढंग से खाया नहीं। आप बैठिए, अभी गर्म खाना लाती हूँ। केशव ने खाना खाया, लेकिन हर कौर के साथ उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। सीता, मोहन के हाथ कांपते रहते हैं। इस बार उसे जरूर गर्म कपड़े दिलाऊंगा। भगवान आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देंगे। खाना खाकर थका हुआ शरीर आखिरकार बिस्तर पर ढह गया। अगली सुबह केशव लकड़ियां लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ा। अरे केशव बेटा, लकड़ियाँ ले आया? इनकी तो आज बहुत जरूरत थी। हाँ काकी, ये लीजिए।
वह घर घर जाकर लकड़ियां बेचता रहा। शाम होते होते उसकी सारी लकड़ियां बिक गईं और आज उसे अच्छा मुनाफा हुआ। उन पैसों से उसने राशन खरीदा और कुछ पैसे अलग रख लिए। वो पैसे अपने बेटे मोहन के लिए गर्म कपड़े खरीदने के थे। घर लौटते समय केशव के कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद जल रही थी। उसे क्या पता था कि आने वाली रात उसकी जिंदगी की सबसे कठिन रात बनने वाली है। केशव राशन लेकर घर पहुंचता है। आ गए जी आप, आइए आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ, आज तो बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। और हाँ देखो, आज अच्छी कमाई हुई है, राशन भी ठीक ठाक ले आया हूँ। अब बस कल अपने बेटे के लिए एक गर्म स्वेटर ले आऊँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, आपकी मेहनत का फल भगवान आपको दे रहा है। इसके बाद दोनों सुकून से खाना खाते हैं और थकान से भरा दिन नींद में खो जाता है। अगली सुबह कड़ाके की ठंड और भी बढ़ चुकी थी। हवा में ऐसी धार थी कि इंसान की हिम्मत भी कांप जाए। सीता, मैं जंगल जा रहा हूँ, आज थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। इतनी ठंड में फिर से ज्यादा देर? सोच रहा हूँ आज ज्यादा लकड़ियाँ काट लूँ, ताकि कुछ दिन इस कड़ाके की ठंड में बाहर न निकलना पड़े। सीता कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हालात ने उसके होंठ बंद कर दिए। अपना ध्यान रखना जी, ठंड बहुत तेज है आज। इतने में छोटा सा मोहन अपने कांपते हाथों के साथ पिता के पास आ गया। बाबा, आज फिर बहुत ठंड है, मेरे हाथ कांप जाते हैं। मेरे शेर, थोड़ा सा सब्र रख, जल्दी ही तेरे हाथों को गर्म रखने के लिए नए कपड़े आ जाएंगे। इतना कहकर केशव ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। आज वह बाकी दिनों से कहीं ज्यादा लकड़ियां काट रहा था। आज रुकना नहीं है, आज शरीर टूट जाए तो भी चलेगा। शाम होते होते लकड़ियों का बड़ा ढेर लग चुका था। केशव ने भारी गट्ठर उठाया और थके कदमों से घर की ओर चल पड़ा। अगली सुबह वह लकड़ियां लेकर गांव में बेचने निकला। अरे केशव बेटा, लकड़ियां ले आए, भगवान तेरा भला करे। इतनी ठंड में घर तक लकड़ियां पहुंचा देता है। अब तो घर के सारे उपले भी खत्म हो गए हैं। इस साल की सर्दी तेरी लकड़ियों के भरोसे ही कटेगी बेटा। काकी, ये लीजिए आपकी लकड़ियाँ, ठंड से अपना ध्यान रखिए। पैसे लेकर केशव आगे बढ़ गया। रामू काका घर पर हो? अरे केशव बेटा, तू आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। इतनी ठंड में हमारे लिए लकड़ियां ले आता है। बेटा, आज मेरे पास बस 50 रुपए हैं, बाकी पैसे जब बेटा शहर से भेजेगा तब दे दूंगा। बात नहीं काका, जब हो जाए तब दे देना। इतना कहकर केशव बची हुई लकड़ियां बाजार में बेचने चला गया। शाम होते होते उसकी सारी लकड़ियां बिक गईं। आज उसे काफी अच्छा मुनाफा हुआ था। केशव ने उन पैसों से कुछ राशन खरीदा और कुछ पैसे अलग रख लिए। वो पैसे मोहन के लिए गर्म कपड़े खरीदने के थे। घर की ओर लौटते हुए केशव के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक उम्मीद भी थी। रात और गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा अब तूफान बन चुकी थी। केशव घर की ओर बढ़ रहा था। हाथ में वो पैसे थे जो उसके बेटे के कांपते हाथों को गर्मी देने वाले थे। अचानक अंधेरे रास्ते पर 3 परछाइयां उसके सामने आ खड़ी हुईं। ओए गंवई, इतना जल्दी कहाँ जा रहे हलबाट? सुने निहा, आज लकड़ी बेच के खूब नोट बटोरे बांट तू। अब बोलेगा ना तो जीभ काट के हाथ में दे देंगे। चल अब चुपचाप जेब खाली कर दे, ज्यादा होशियारी मत दिखाइए। साहब, कौन हो आप लोग? ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई है, मेरे घर का सहारा है। अरे चुप, बहुत भाषण झाड़ता है रे तू। अब बोलेगा ना तो जीभ काट के हाथ में दे देंगे। मारो साले को, ठंड में आदमी जल्दी चुप हो जाता है। इतना कहते ही तीनों बदमाश केशव पर टूट पड़े। लाठी, छुरी और बेरहम लातें। कमजोर शरीर 3 दरिंदों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया। बचाओ, कोई है? भगवान के लिए बचा लो। लेकिन उस कड़ाके की ठंड में हर दरवाजा बंद था। डर के मारे हर इंसान अपने घर में दुबका हुआ था। बदमाशों ने केशव को तब तक पीटा
जब तक उसके शरीर में हिलने की ताकत भी नहीं बची। ले सारा माल, चल अब भाग चल। वो उसके सारे पैसे छीनकर अंधेरे में गायब हो गए। केशव जमीन पर पड़ा था। ठंड, खून और दर्द सब एक हो चुके थे। इधर घर पर, उधर घर के दरवाजे पर सीता बार बार बाहर झांक रही थी। मोहन, बहुत रात हो गई है। माँ, बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे डर लग रहा है। आ जाएंगे बेटा, शायद बारिश और ठंड की वजह से कहीं रुक गए हों। लेकिन सीता का दिल बार बार किसी अनहोनी की आहट सुन रहा था। हे भगवान, हमेशा केशव समय पर लौटते हैं, आज ऐसा क्यों हो रहा है? अब उससे रहा नहीं गया। सीता ने शॉल ओढ़ी, मोहन का हाथ पकड़ा और उस भयानक रात में केशव को ढूंढने निकल पड़ी। बारिश, ठंड और अंधेरा। अचानक एक पेड़ के पास उसे कोई जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। सीता दौड़ पड़ी। केशव, ये क्या हो गया आपको? उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसने किया ये सब? उठिए ना, मोहन आपके लिए इंतजार कर रहा है। बाबा, उठो ना बाबा। सीता और मोहन चीखते रहे, रोते रहे, लेकिन बेरहम मार और बेदर्द ठंड केशव के शरीर को हमेशा के लिए ठंडा कर चुकी थी। उस रात सिर्फ केशव नहीं गिरा था, एक घर का सहारा जमीन पर टूट चुका था। शादी को मुश्किल से दूसरा महीना ही हुआ था। सीता अभी सपनों में ही थी कि एक ही रात में वो सुहागन से विधवा बन गई। सड़क के किनारे केशव का ठंडा शरीर पड़ा था और पास बैठी सीता को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके ऊपर टूट पड़ी हो। केशव शारदा का इकलौता बेटा था। उसके जाने के बाद शारदा पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। अब उस बूढ़ी माँ और 7 साल के मोहन की सारी जिम्मेदारी सीता के कंधों पर आ गई थी। घर में खाने तक का सहारा नहीं बचा था और सीता की अपनी माँ की हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो कोई मदद कर पाती। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर भी सीता टूटे दिल से अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रही थी। बिटिया, चल मेरे साथ घर चल। चलो, मैं तुम्हें ससुराल ले चलूं ताकि तुम्हारी दूसरी शादी हो सके और तुम्हारी जिंदगी यूं बेरंग ना रहे। हमारी तो जिंदगी अब यहीं तक है बेटी। मां जी, मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकती। केशव के जाने के बाद आप बिल्कुल अकेली रह गई हैं। अब आपका सहारा सिर्फ मैं ही हूँ मां जी। लेकिन तू भी तो इतनी छोटी उम्र में सब कुछ खो चुकी है। मुझे तेरी हालत देखकर डर लगता है बिटिया। तू अकेली ये सब कैसे संभालेगी? मां जी, केशव ने जाते जाते मुझे आप और मोहन दोनों की जिम्मेदारी दी है। अगर मैं चली गई तो आपको दवा पानी कौन देगा? मोहन का ध्यान कौन रखेगा? तू सच में मुझे बहू नहीं बेटी बनकर मिली है। मां जी, यही मेरा घर है और आपके साथ रहना मेरा फर्ज भी है और मेरा दिल भी यही चाहता है। सीता धीरे धीरे बैठती है। आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अभी तो हमारी जिंदगी शुरू ही हुई थी। हर मुस्कान, हर सपना आपसे जुड़ा था। केशव, काश उस रात मैं आपको रोक पाती। आप चले गए, पर आपका साया आज भी इस घर में है। ये सब याद करते करते सीता का दिल भर आया। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। बिटिया, खुद को इतना मत तोड़। उस टूटती हुई रात के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। केशव की कमी हर कोने में सांस बनकर चुभ रही थी। बिटिया, मैं जानती हूँ तू कितना दुख सह रही है। हमारा इकलौता सहारा चला गया। मेरे बुढ़ापे की लाठी टूट गई, पर अगर तू ही टूट जाएगी तो हम दोनों का क्या होगा? सीता ने अपनी लाल सूजी आंखें उठाईं। आंसू अब भी थे, लेकिन आवाज में मजबूती आने लगी थी। मां जी, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं हूँ ना, मैं आप और मोहन दोनों की जिम्मेदारी उठाऊंगी। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी मां जी। जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। अब आप ही मेरा सहारा है और मैं आपका। बहू, तूने फिर साबित कर दिया कि तू हमारे घर की बहू नहीं बेटी है। भगवान तुझे हिम्मत दे बिटिया, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत कठिन है। सीता ने अपने आंसू पोंछे।
उसने केशव की तस्वीर की तरफ देखा और मन ही मन एक वादा किया। हिम्मत जुटाकर वह काम की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ी। कई गलियों से गुजरते हुए वह आखिरकार शहर की सीमा तक पहुंच गई। शहर में कदम रखते ही उसकी आंखें ठहर सी गईं। लोग मोटे ऊनी कपड़े पहने, गर्म स्वेटर ओढ़े, बिना किसी चिंता के सड़कों पर घूम रहे थे, मानो ठंड उनके पास आने की हिम्मत ही न करती हो। सबके जीवन में कितना सुख है और मेरी किस्मत में बस संघर्ष ही लिखा है। नहीं सीता, तो हार नहीं मान सकते। रोने से कुछ नहीं बदलेगा। घर भी चलाना है, मांझी और मोहन को भी संभालना है। चाहे जितनी ठंड हो, चाहे कितनी मुश्किलें हों, आज काम ढूंढकर ही लौटना है। सीता ने हिम्मत बांधी और घर घर जाकर काम मांगने लगी। हर दरवाजे पर वह उम्मीद लेकर खड़ी होती, शायद कहीं से एक मौका मिल जाए जिससे वह अपने टूटे हुए घर को फिर से जोड़ सके। बहन जी, मैं काम की तलाश में हूँ। अगर आपके घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े या खाना बनाने का कोई भी काम हो, मैं सब कर लूंगी। तुम नई लग रही हो, पहले कभी यहाँ देखा नहीं। कहाँ से आई हो और अचानक काम की जरूरत क्यों पड़ गई? घर की हालत बहुत खराब है बहन जी। एक बूढ़ी सास है और छोटा बच्चा। बस इतना चाहती हूँ कि कहीं से कोई सहारा मिल जाए। आप चाहें तो एक दिन रख कर देख लीजिए, मैं दिल लगाकर काम करूँगी। औरत कुछ देर सीता को देखती रही। ठीक है, रो मत। अगर काम की इतनी जरूरत है तो आज से ही शुरू कर दो। घर बड़ा है, हाथ की जरूरत रहती है। अगर ईमानदारी से काम करोगी तो मैं तुम्हें रख लूंगी। धन्यवाद बहन जी, आप भरोसा रखिए। मैं अपना हर काम पूरी लगन से करूँगी। धीरे धीरे सीता को शहर में काम मिलने लगा। पहले एक घर, फिर कुछ समय बाद 3-4 और घरों से बुलावा आने लगा। ठंड के मौसम में वह बर्फ जैसे ठंडे पानी से बर्तन धोती, कपड़े निचोड़ती, सुबह से शाम तक काम में लगी रहती। हाथ सुन्न हो जाते, पीठ टूट जाती, लेकिन उसके मन में एक छोटी सी खुशी थी। अब उसके पास घर चलाने के लिए थोड़े पैसे थे। शारदा की दवाइयों की चिंता कुछ कम हो गई थी और मोहन के लिए रोटी और उम्मीद दोनों जिंदा थी। सीता जानती थी ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया था, अब वह टूटेगी नहीं। कभी कभी गांव और शहर के बीच हल्की बर्फबारी भी हो जाती, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन सीता ने कभी काम से छुट्टी नहीं की। वह हर रोज समय से पहले पहुंच जाती, क्योंकि उसे पता था उसके पीछे एक पूरा घर उसकी कमाई पर टिका है। इसी तरह मेहनत करते करते कब 1 महीना बीत गया, सीता को खुद भी पता नहीं चला। सीता, जरा इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी। आज शाम कंबल बांटे जा रहे थे तो मैंने तुम्हारे लिए एक कंबल अलग रख लिया। तुम रोज इतनी मेहनत करती हो, ठंड हो या थकान, कभी कोई बहाना नहीं बनाती, हमेशा समय पर काम करती हो, तो मुझे लगा इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें ही है। पुराना कंबल जैसे ही सीता के हाथ में आया, उसकी आंखें भर आईं। उस कंबल ने उसे केशव की याद, उनका संघर्ष और वो भयानक ठंडी रातें एक साथ लौटा दी। कंबल को छूते ही दिल की कोई पुरानी पीड़ा फिर से जाग उठी और सीता की पलकों पर आंसू चुपचाप चमकने लगे। सीता, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या इस कंबल में कुछ ऐसा है जो तुम्हें दुख पहुंचा रहा है? अगर अच्छा न लगे तो मैं इसे बदल दूंगी। बताओ, तुम रो क्यों रही हो? नहीं दीदी, कंबल में कोई कमी नहीं है। बस इस तरह का कंबल देखते ही दिल भर आया। मेरे पति भी इसी तरह के कंबल की उम्मीद में उस रात बाहर गए थे। मालकिन, ये वही कंबल है जिसके लिए मेरे पति दिन रात मेहनत करते थे। एक एक पैसा जोड़कर वे नया कंबल लेने गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे कुछ गुंडों ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया और कड़ाके की ठंड के कारण वे बच नहीं पाए। ये कंबल देखते ही वो रात, वो दर्द सब आंखों के सामने आ गया, इसलिए आंसू निकल आए। सीता की बातें सुनकर मालकिन का दिल पसीज गया। उसकी आंखों में चिंता और थकान दोनों साफ झलक रहे थे। सीता, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हारे दिल में इतना गहरा दर्द छिपा है। अगर मुझे पता होता तो ये कंबल ऐसे ही तुम्हें ना देती। तुमने जो सहा है वो बहुत बड़ा है, कोई भी टूट जाता, पर तुम
आज भी खड़ी हो, ये तुम्हारी हिम्मत है। और सुनो, अब तुम अकेली नहीं हो। जितना बन पड़ेगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस कंबल को बुरा मत मानना, मैंने दिल से तुम्हारे लिए रखा था। दया और सहानुभूति से भरी मालकिन अंदर गई और लौटकर 2 नरम कंबल सीता के हाथों में रख दी। सीता कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे कड़ाके की ठंड के बीच किसी ने उसकी जिंदगी में थोड़ी सी गर्माहट लौटा दी हो। 2 कंबल और कुछ गर्म कपड़े पाकर सीता का चेहरा खिल उठा। महीनों बाद उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी में थोड़ी राहत लौट आई है। वह सब संभालकर जल्दी से घर पहुंची। बिना देर किए एक कंबल उसने अपनी बूढ़ी सास शारदा को थमा दिया ताकि ठंडी रातों में वो थोड़ी चैन की नींद सो सके। दूसरा कंबल सीता ने खुद ओढ़ लिया, लेकिन जैसे ही कंबल की गर्माहट उसके शरीर को छूती, उसके दिल में केशव की याद फिर ताज़ा हो जाती, क्योंकि इस एक कंबल के लिए उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ा था। सच यही है, सर्दियों का मौसम गरीबों के लिए किसी सज़ा से कम नहीं होता, जहाँ ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती बल्कि भूख, लाचारी और अपनों के खो जाने की कसक भी साथ लाती है। फिर भी सीता हर रोज हिम्मत जुटाती रही, क्योंकि टूटे हुए घरों को संभालने के लिए अक्सर सबसे ज्यादा ताकत उसी के दिल में होती है जिसकी किस्मत सबसे ज्यादा परखी गई हो। यह कहानी बलदेवपुर गांव की है, जहां सर्दियों का मौसम अपने शुरुआती दिनों पर था। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। ठंडी हवा के झोंके शरीर को कंपा देने वाले थे और हवा में सर्दी का एहसास हर सांस के साथ महसूस हो रहा था। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग और नौजवान अलाव के पास बैठे थे। जलती लकड़ियों की मध्यम आवाज और आग की तपिश उन्हें सर्दी से राहत दे रही थी। इस बार तो ठंड बहुत बढ़ गई है भाई, खेतों में काम करना मुश्किल हो गया है और अभी तो सर्दी का सबसे मुश्किल समय आना बाकी है। हाँ, सही कहा। पिछली रात तो कांपते हुए सोने में गुजारी। अगर यह ठंड ऐसे ही रही तो बहुत मुश्किल होगी। पता नहीं इस बार किसका क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। घर पर तो लकड़ी भी खत्म हो रही है। पता नहीं इस बार सर्दियों का सामना कैसे करेंगे। ये सर्दी हर साल गरीबों की हालत खराब कर देती है। इसी गांव में मंगेश का एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में उसकी बूढ़ी माँ यशोदा और उसकी पत्नी वैशाली थी। तीनों इस कड़कड़ाती ठंड में आग के पास बैठे थे। लकड़ियों से उठती हल्की हल्की चिंगारियां और जलती आग की तपिश उन्हें ठंड से बचा रही थी। मंगेश, ये ठंड अब सही नहीं जा रही। शरीर में तो जैसे बर्फ जम रही है। क्या होगा अगर ये और बढ़ गई तो? हाँ वैशाली, हर साल ऐसी सर्दी नहीं होती थी। इस बार तो जैसे ठंड का कहर है। लकड़ी भी खत्म हो रही है। ठंड का ऐसा असर पहली बार देख रही हूँ। न जाने यह कब खत्म होगी। हम कितने दिन और इस ठंड को झेल पाएंगे? सही कह रही है माँ, इस बार तो हड्डियाँ तक टूटने लगी है। रात को सोना भी मुश्किल हो गया है। लगता है अब तो ये ठंड हमें ले डूबेगी। क्या करें वैशाली, बाहर काम करना भी मुश्किल हो रहा है। जब सर्दी होती है तो कोई भी खेत में काम करने नहीं आता। घने कोहरे और ठंडी हवाओं के बीच मंगेश नंगे हाथों से काम कर रहा था। उसकी उंगलियां सुन्न हो गई थीं, चेहरा लाल पड़ गया था, फिर भी वह काम करता जा रहा था। हे भगवान, ये ठंड तो जान ले लेगी। हाथ जैसे जड़ हो गए हैं, लेकिन घर चलाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। कौन सुनेगा हमारी मजबूरी? तभी ठाकुर साहब खेत में आते हैं। उनके चेहरे पर कठोरता और आंखों में लालच झलकता है। वह दूर से ही चिल्लाते हैं, अरे ये क्या आलस हो रहा है? हाथ रोके क्यों खड़ा है? इतनी धीमी रफ्तार से काम करेगा तो तुझे क्यों रखूं? ठाकुर साहब, ठंड बहुत ज्यादा है। उंगलियां काम नहीं कर रही, सारा शरीर कांप रहा है। यहां ठंड वंड का बहाना मत बना। तेरी हालत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर काम नहीं कर सकता तो घर बैठो। यहां काम चोरों के लिए जगह नहीं है। जल्दी हाथ चला। ठाकुर साहब, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं, लेकिन सर्दी अब हड्डियों में चुभ रही है।
थोड़ा समय दे दीजिए, हाथ गर्म कर लूं। तुझे अपने हाथ गर्म करने की फिक्र है और मुझे अपने खेत का नुकसान देखना पड़ रहा है। अगर यहाँ काम नहीं कर सकता तो तेरी जगह लेने वालों की कोई कमी नहीं है, समझा? मंगेश सिर झुकाकर चुपचाप फिर से काम में लग जाता है। उसके चेहरे पर दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी, लेकिन पेट की आग उसे हर तकलीफ सहने पर मजबूर करती है। काम खत्म करके थका हारा मंगेश घर की ओर चल देता है। ठंडी हवाएं और भी बढ़ चुकी थीं और उसका शरीर बहुत थक चुका था। मंगेश भाई, आप तो लग रहे हो जैसे बर्फ में फंसे हो। आओ हमारे पास बैठो, यहाँ थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। नहीं भाई, मुझे तो बस घर पहुंचना है, काम करके थक गया हूँ। तुम सच में बहुत थके हुए लग रहे हो। आओ थोड़ी देर बैठो, हमें भी तुमसे बात करनी है। ये ठंड सभी को परेशान कर रही है। लेकिन कब तक इसी तरह से दिन गुजरेंगे? घर में सब चिंतित हैं। ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। तुम सही कहते हो, ठंड और गरीबी ने सबको बहुत तोड़ ढा है, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो मंगेश भाई, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे अब घर लौटना चाहिए। तुम्हारे साथ बैठकर अच्छा लगा। भगवान का आशीर्वाद तुम लोगों पर बना रहे। तुम भी ध्यान रखना मंगेश भाई। अरे मंगेश, तुम आ गए। देखो, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठंड के कारण उनका शरीर कांप रहा है। क्या हुआ माँ को? सुबह तक तो ठीक थी। कुछ नहीं बेटा, यह ठंड मेरी बूढ़ी हड्डियों को अब सहन नहीं होती। लेकिन चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक कैसे होंगी माँ? घर में ना ढंग के कपड़े हैं, ना अच्छी रजाई। ठंड में रहना मुश्किल हो गया है। हाँ वैशाली, लेकिन हमारी हालत ऐसी नहीं है कि नई रजाई ले आऊं। मेरे पास तो लकड़ी तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। कुछ तो करना पड़ेगा मंगेश। अगर माँ की तबीयत और बिगड़ गई तो क्या करेंगे? मैं गांव के ठाकुर साहब से कुछ पैसे उधार मांगने की कोशिश करता हूं। पहले माँ की हालत संभालनी होगी। बेटा, ठाकुर साहब के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। भगवान पर भरोसा रख, यह ठंड भी निकल जाएगी। हमें आपकी सेहत का ख्याल रखना है। मंगेश, मैं रसोई में जाकर गर्म पानी करती हूँ, शायद इससे कुछ आराम मिले। ठीक है वैशाली, मैं भी ठाकुर साहब से बात करने का रास्ता देखता हूँ। माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर मंगेश ठाकुर साहब के घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये मंगेश ठाकुर साहब के घर पहुंचता है। ठाकुर आग जलाकर चाय की चुस्कियां ले रहा था। मंगेश को देखकर ठाकुर बोलता है, अरे मंगेश, इस समय क्या बात है? कोई जरूरी काम है क्या? ठाकुर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ठंड के कारण उनकी हालत बिगड़ गई है। मेरे पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं आपसे उधार मांगने आया हूँ। मंगेश, तुम जानते हो कि मैं बिना गिरवी रखे उधार नहीं देता। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? तुम्हारा तो कोई खेत भी नहीं है। ठाकुर साहब, मेरे पास खेत तो नहीं है, लेकिन मेरा एक छोटा सा घर है। मैं वही गिरवी रखने को तैयार हूँ। बस माँ की जान बचाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। तो तुम अपना घर गिरवी रखना चाहते हो? जान लो, अगर समय पर पैसे नहीं लौट आए तो तुम्हारा घर मेरे नाम हो जाएगा और तब तुम्हारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। ठाकुर साहब, मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आप जो भी शर्त रखें मैं मानने को तैयार हूँ। बस मेरी माँ के लिए ये पैसे दे दीजिए। ठीक है मंगेश, तुम्हारा घर अब मेरे पास गिरवी है। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, ब्याज भी जोड़कर लौट आना होगा। मंगेश पैसे लेकर भारी मन से घर की ओर चल पड़ता है। वह बाजार से अपनी माँ के लिए रजाई और दवाई लेकर लौट आता है। ठंड में थके हुए कदमों के साथ वह जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ता है। मंगेश, क्या हुआ? इतनी देर लगा दी? ठाकुर साहब ने पैसे दिए। हाँ वैशाली, लेकिन इसके बदले मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ा।
अब ठाकुर साहब के पैसे चुकाने तक ये घर भी हमारा नहीं रहेगा। घर गिरवी रख दिया? मंगेश, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर पैसे नहीं चुकाए तो हम कहाँ जाएंगे? वैशाली, मैं जानता हूँ, लेकिन माँ की जान बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और ये कर्ज उतार दूंगा। मैं माँ के लिए दवाई और रजाई लाया हूँ, साथ में आटा और दाल भी है। तुम जल्दी से खाना बना लो, फिर माँ को खिलाकर दवाई दे देना। उनकी सेहत को लेकर हमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगली सुबह तेज बारिश हो रही थी और ठंड अपने चरम पर थी। बारिश की बूंदों के साथ बहती ठंडी हवाएं हर चीज को जमा देने पर तुल्ली थी। मंगेश और वैशाली घर के दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर हो रही बारिश को देख रहे थे। मंगेश सोच रहा था कि इस मौसम में काम पर जाना नामुमकिन है, लेकिन मन में यह भी चिंता बार बार उठ रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर का गुजारा कैसे होगा। मंगेश, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। ठंड भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में काम पर कैसे जाना होगा? काम पर ना जाऊं तो घर का खर्च कैसे चलेगा? बारिश और ठंड की परवाह किए बिना जाना तो पड़ेगा। लेकिन इतनी ठंड में बाहर जाना ठीक होगा। कल का दिन देख लेते हैं। ठंड का क्या करे वैशाली, पेट तो हर दिन भरना पड़ता है। मुझे अभी ही निकलना होगा, वरना देर हो जाएगी। कम से कम बारिश थमने का इंतजार तो कर लो। ऐसे में बीमार पड़ गए तो और मुश्किल होगी। बीमार पड़ने का समय नहीं है वैशाली, ये मौसम चाहे जैसा भी हो। इतना कहकर मंगेश तेज बारिश और ठंडी हवाओं के बीच काम पर जाने के लिए निकल पड़ता है। तेज बारिश और सर्द हवाओं के बीच मंगेश खेत में काम कर रहा था। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे। बावजूद इसके परिवार की जिम्मेदारी ने उसे काम करने से नहीं रोका। अगले दिन भी मौसम ने राहत नहीं दी। तेज बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी था। मंगेश सुबह ही खेत में पहुंच गया। कपड़ों पर पिछली रात का गीलापन अभी भी महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें सुखाने का समय कहाँ था। भाभी, जल्दी से खेत पर चलो, मंगेश भाई को कुछ हो गया है। क्या हुआ राजू? वह तो थोड़ी देर पहले ही खेत को गए थे। सब ठीक तो है ना? बारिश में काम करते करते अचानक बेहोश हो गए हैं। लगता है ठंड से उनकी हालत खराब हो गई है। जल्दी चलिए। वैशाली जल्दी से राजू के साथ खेत की ओर दौड़ पड़ी। मंगेश खेत पर बेसुध पड़ा था। वैशाली उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से पुकारने लगी। मंगेश, आंखें खोलो, मैं यहाँ हूँ। देखो, मैं आ गई। आंखें खोलो। लेकिन मंगेश के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। राजू ने उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। उसकी आंखों में चिंता और घबराहट थी। भाभी, ये अब नहीं रहे। वैशाली के कानों में राजू की आवाज गूंज उठी। मंगेश, नहीं, ये झूठ है। मंगेश उठो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। राजू ने उसे शांत बना देने की कोशिश की, लेकिन वैशाली बार बार यही कहती रही। मंगेश, तुमने वादा किया था कि हमारे परिवार को संभालोगे। तुम हमें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। उठो मंगेश, उठो मंगेश। बरसात के बीच उस खेत में मंगेश की मौत ने वैशाली की दुनिया उजाड़ दी थी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। मंगेश की मौत की खबर जब उसकी बूढ़ी और बीमार माँ यशोदा को पता चली तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनके कमजोर दिल पर ऐसा बोझ बना जिसे वह सहन नहीं कर सकी और वह भी चल बसी। वैशाली के लिए यह क्षण असहनीय था। एक ही दिन में उसने अपने जीवन के 2 सबसे बड़े सहारे खो दिए थे। इस साल की ठंड और बरसात ने वैशाली से उसके मंगेश और उसकी सास को छीन लिया था। वैशाली अकेले रसोई में बैठी थी। यशोदा और मंगेश की यादें उसके मन में घूम रही थी। मंगेश, तुमने क्यों छोड़ दिया मुझे इस हालत में? और मम्मी, तुम भी चली गई। अब यह घर सूना हो गया है। मैं किससे बात करूं? किसके सहारे जीऊं? चारों ओर फैली ठंडक वैशाली के दिल के सन्नाटे से मेल खा रही थी। हर कोने में सर्दी की धुंध थी और वैशाली के जीवन में एक अजीब सा खालीपन। यह सर्द मौसम उसे बार बार उसी दिन की याद दिला देता
जब उसने अपने मंगेश और सास को खो दिया था। वैशाली, वैशाली, बाहर निकलो, मुझे जरूरी बात करनी है। वैशाली घबराते हुए बाहर निकलती है। ठाकुर साहब एक कठोर आदमी था जिसके चेहरे पर क्रूरता झलक रही थी। ठाकुर साहब, आप यहाँ कैसे? मैं वह पैसे लेने आया हूँ जो तुम्हारे पति मंगेश ने मुझसे 5,000 उधार लिए थे, और तुम जानती हो इस घर को उसने गिर भी रखा था। ठाकुर साहब, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मंगेश के जाने के बाद मैं खुद मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ। थोड़ा वक्त दे दीजिए ठाकुर साहब। वक्त? मैं किसी को वक्त नहीं देता। अगर पैसे नहीं दे सकती तो ये घर और जमीन मेरा है। अगले महीने तक इसे खाली कर दो। कृपा कीजिए, ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। मेरे पास और कुछ नहीं है। मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत करो। मैं सिर्फ अपना हक लेने आया हूँ। 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ। अगर पैसे नहीं दिए तो ये घर मेरा होगा। तैयार रहना। ठाकुर साहब अब गुस्से से चला जाता है। उसके जाते ही वैशाली फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी सिसकियों की आवाज सर्द हवाओं में घुलकर गूंज रही थी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मंगेश? तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब इस घर को कैसे बचाओ? मैं कहाँ जाऊँ? किससे मदद मांगू? सर्दी अब भी अपनी पूरी तेजी पर थी। हवाओं में बर्फीली ठंड घुली हुई थी और वैशाली के शरीर के हर हिस्से में ठंड की चुभन महसूस हो रही थी। लेकिन उसे अब अपने और इस घर के लिए कुछ करना था। पेट भरने के लिए उसने ठानी कि वह आज किसी से भी काम मांगने जाएगी। वैशाली ने अपने पुराने फटे हुए कपड़े पहने और गांव के घरों की ओर बढ़ी। हर दरवाजे पर खड़े होकर उसने काम मांगने की शुरुआत की, यह उम्मीद करते हुए कि शायद कोई उसकी मदद करेगा। भैया, मुझे कुछ काम दे दो। घर में जो भी छोटा मोटा काम हो मैं कर लूंगी, मेरी मदद करो। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वैशाली ने थोड़ा इंतजार किया, फिर निराश होकर दूसरे घर की ओर बढ़ी। मैं बहुत मुश्किल में हूँ बहन जी। अगर कुछ काम हो तो मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत। इस समय हमारे पास कोई काम नहीं है। मैं अपना काम खुद ही कर लेती हूँ। तुम किसी दूसरे घर। वैशाली चुपचाप सिर झुकाए चली आती है। अगले घर में भी वही हाल था। कोई काम नहीं था। हर घर में काम का अभाव था और लोग अपनी स्थिति का हवाला देकर उसे वापस भेज रहे थे। वैशाली धीरे धीरे हर घर के दरवाजे से खाली हाथ लौट आई। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था, बस फटी हुई साड़ी में लिपटी हुई सर्द हवाओं से कांपती हुई वह घर घर काम मांगने जा रही थी। सर्दी ने उसके शरीर को जकड़ लिया था और उसका दिल बोझ से भारी हो गया था, जैसे सारी दुनिया की परेशानियां उस पर आ पड़ी हों। वैशाली की आंखों में आंसू थे और गहरी सांस लेते हुए उसने खुद से कहा, ये सर्द हवाएं सब मेरे लिए हैं। कोई नहीं है जो मेरी मदद करे, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है। मुझे अकेले ही जीना होगा। वैशाली ने अपनी आंखों में छिपे आंसुओं को अंदर ही अंदर पीते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए और खाली हाथ घर लौट आई। वैशाली घर लौटी और उसे एहसास हुआ कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पेट में भूख की लहर उठ रही थी, लेकिन कुछ नहीं था। वह चूल्हे के पास बैठ गई। थोड़ी देर तक चूल्हे के पास बैठने के बाद निराश होकर बिस्तर की ओर बढ़ी और खाली पेट सोने चली गई। उसकी आंखों में थकान और अकेलापन था, जैसे उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हों। सर्द हवाओं के साथ एक और सुबह आई, लेकिन वैशाली के लिए यह सिर्फ एक और दुख का दिन था। रात भर खाली पेट सोने के बाद उसकी हालत और भी कमजोर हो गई थी। उसकी आंखें धसी हुई थीं और चेहरा थकावट से भरा था। वह चूल्हे की ओर बढ़ी, लेकिन वहां सिर्फ राख का ढेर पड़ा था। मंगेश, अगर तुम यहाँ होते तो शायद यह सब सहना ना पड़ता, लेकिन अब तो ये लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी है। ठंड से डरकर मैं यूं ही नहीं बैठ सकती। उसके पास गर्म कपड़ों का नामो निशान नहीं था, सिर्फ वही पुरानी फटी हुई साड़ी जो ठंड से उसे बचाने में नाकाम थी। पर पेट की भूख और चूल्हा जलाने की मजबूरी ने उसे लकड़ी लेने जाने के लिए मजबूर कर दिया। वह कांपते हुए जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल पहुंचकर उसने लकड़ियां खोजनी शुरू की। बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था, लेकिन किसी तरह उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। ठंड से कांपते हाथों से लकड़ियों का गट्ठर उठाया और घर की ओर चल पड़ी। देखते ही देखते आज 1 महीना पूरा हो गया था। अब उसे ठाकुर साहब की धमकी और घर को बचाने की फिक्र उसके दिल में गूंज रही थी।
लेकिन वह क्या करती? खुद पानी पीकर पेट की भूख मिटा रही थी तो ठाकुर साहब को कहाँ से पैसे देती? क्या तुम्हारे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। वैशाली बहन, हमारे खेतों में भी अभी ज्यादा काम नहीं है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। वैशाली ने सिर हिलाया और चुपचाप वापस घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे ठाकुर साहब की बात फिर से याद आने लगी। 1 महीने का वक्त दे रहा हूं, अगर पैसे नहीं दिए तो ये घर मेरा होगा, तैयार रहना। वैशाली, बाहर निकलो, मैं आज अपने पैसे लेने आया हूं, कोई बहाना नहीं चलेगा। नमस्ते ठाकुर साहब, बताइए क्या करना है? ठाकुर साहब, क्या करना है यह तू मुझसे पूछ रही है? पिछली बार मैंने साफ कहा था कि तेरे पति मंगेश के उद्धार के 5,000 और साथ में ब्याज जल्द लौटाना है। अब 1 महीना हो गया है और मैं अपने पैसे लेने आया हूं। आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ठाकुर साहब, मैं क्या करूं? मेरे पास सच में कुछ नहीं है। मंगेश के जाने के बाद से मेरे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। वैशाली, ये तेरे रोने धोने की बातें मुझे मत सुना। मैं कोई दान पुण्य करने नहीं आया हूं। अगर पैसे नहीं दे सकती तो घर खाली कर दे। ये घर अब मेरे नाम है। ठाकुर साहब, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। मैं कुछ मजदूरी करके पैसे जुटाने की कोशिश करूंगी। ये घर मेरे सिर की छत है, इसे मत छीनिए। देख वैशाली, मुझे तेरी हालत का अंदाजा है, लेकिन यह मेरी रोजी रोटी का सवाल। मैं तुझे 15 दिन का और वक्त देता हूं। उसके बाद अगर पैसे नहीं मिले तो यह घर मेरा समझी। ठाकुर फिर आएगा और मेरा घर छीन लेगा, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। गांव में सर्दी और बारिश के कारण कोई जंगल नहीं जा रहा लकड़ी लाने। अगर मैं जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करूं और गांव वालों को बेचूं तो शायद पैसे जुटा लूं। ये मुश्किल तो है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वह जंगल की ओर चल देती है। बीच रास्ते में फिर बारिश शुरू हो जाती है। जंगल पहुंचकर उसने लकड़ियां खोजनी शुरू की। बारिश और ठंड से डरकर घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर मंगेश जिंदा होता तो वह भी यही करता। अब मुझे अपने लिए लड़ना होगा। लोग सोचते हैं कि इस ठंड में जंगल जाना मुश्किल है, लेकिन मुझे तो यह करना ही पड़ेगा। यह लकड़ी मेरे घर को बचाने का एक जरिया है। बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था। वैशाली गांव लौटती है। गांव वाले उसे देखकर हैरान होते हैं। अरे वैशाली, इस सर्दी और बारिश में तुम जंगल कैसे चली गई? लकड़ियां तो कोई नहीं ला रहा है इन दिनों। भैया, सर्दी और बारिश से डरकर पेट नहीं भरा जा सकता। अगर आप लोगों को लकड़ी चाहिए तो मैं हर दिन जंगल से लाकर बेचूंगी। ठीक है, हम तुम्हारी लकड़ी खरीदेंगे। तुम लाती रहना, हम तुम्हें कीमत देंगे। गांव वाले लकड़ियां खरीदने लगते हैं। वैशाली के चेहरे पर हल्की राहत और संतोष का भाव आता है। वह सोचती है कि अगर इसी तरह वह हर दिन मेहनत करे तो शायद ठाकुर साहब का कर्ज चुका पाएगी। लगातार बारिश के कारण लोग जंगल से लकड़ी लाना बंद कर चुके थे। धीरे धीरे उनके घरों में लकड़ियां खत्म होने लगी थी। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि बिना चूल्हा जलाए दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। इस कठिन समय में वैशाली अकेली थी जो जंगल से लकड़ियां ला रही थी। धीरे धीरे गांव के लोग उसके घर के बाहर जमा होने लगे। हर किसी को लकड़ी चाहिए थी। कुछ अमीर लोग जो हर हाल में लकड़ी चाहते थे वैशाली को ऊंची कीमत देने की पेशकश करने लगे। वैशाली ने इस भीड़ और दबाव को संभालते हुए ईमानदारी से सबकी जरूरतें पूरी करने का फैसला किया। वैशाली ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सिर्फ 15 दिनों में ठाकुर साहब का पूरा कर्ज चुका दिया। गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करने लगे और वैशाली एक मिसाल बन गई। उसका संघर्ष एक नई शुरुआत का संकेत था जिसने उसे सम्मान और सुकून दिलाया।